नमस्ते जी। वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है प्रोफेसर राममूर्ति नायडू और इसके प्रेषक हैं डॉक्टर ब्रजेश गौतम। इस लेख के लिए हम डॉक्टर ब्रजेश गौतम के आभारी हैं। आइए विषय की ओर चलते हैं। सन 1882 में प्रोफेसर राममूर्ति नायडू का जन्म हुआ। प्रोफेसर राममूर्ति नायडू भारत के विश्वविख्यात पहलवान हुए, जिन्हें उनकी उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए ब्रिटिश सरकार से कलयुगी भीम की उपाधि मिली थी। दक्षिण भारत के उत्तरी आंध्र प्रदेश के में जन्मे इस महाबली ने एक समय में पूरे विश्व में तहलका मचा दिया था। स्वयं ब्रिटिश सम्राट चार्ल्स पंचम और महारानी मेरी ने लंदन स्थित बकिंघम पैलेस में इनको आमंत्रित किया था और सम्मानित किया था। इंडियन हरकुलिस और इंडियन सेंडोज जैसे उपनाम इन्हें प्रदान किए थे। इनके शारीरिक बल के करतब देखकर सामान्य जन से लेकर शासक वर्ग तक सभी दांतों के तले उंगली दबाते फिरते थे और विवश हो जाते थे उंगली दबाने को। प्रोफेसर साहब ने व्यायाम की जो नई पद्धति विकसित की, उसे आज भी भारतीय मल्लयुद्ध के क्षेत्र में प्रोफेसर राममूर्ति की विधि के नाम से जाना जाता है, जिसमें दंड बैठक के दैनिक अभ्यास से शरीर को अत्यधिक बलशाली बनाया जाता है। दक्षिण भारत के उत्तरी आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम जिले के वीरघट्टम गांव में वेंकैया नायडू के घर अप्रैल 1882 को जन्मे प्रोफेसर राममूर्ति पहलवान का वास्तविक नाम कोडी राममूर्तियो नायडू था। बचपन में मां का निधन हो जाने से बालक निरंकुश हो गया और हम उम्र साथियों की पिटाई करके उन पर अपना रोब जताने लगा। पिता ने पिटाई लगाई तो घर छोड़कर जंगल में जाकर छुप गया। एक सप्ताह बाद लौटा तो एक चीते के बच्चे को कंधे पर उठाए हुए लौटा। राममूर्ति दिन भर चीते के बच्चे को कंधे पर उठाकर पूरे वीरघट्टम गांव में घुमा करते। सारे गांव के लोग डर के मारे अपने अपने घरों में दुबके रहते। इस तरह उसने पूरे गांव की नाक में दम कर दिया। आखिरकार उसके पिता ने युक्ति से काम लिया और उसे अपने छोटे भाई नारायण स्वामी के पास विजयनगर भेज दिया, जो उन दिनों वहां पुलिस में इंस्पेक्टर थे। राममूर्ति के चाचा पुलिस में थे। यहाँ प्रत्येक सिपाही को शारीरिक प्रशिक्षण दिया जाता था, अतः उनका वह मन लग गया। अब तो वह परिश्रम से पढ़ाई भी करता और शारीरिक व्यायाम भी करता। उसको बॉडी बिल्डिंग में मज़ा आता था। नारायण स्वामी ने उसको फिटनेस सेंटर में दाखिला दिला दिया। यहाँ तो उसने जी तोड़कर अभ्यास किया और महाबली का सपना लिए अपने गांव लौटा। लेकिन गांव के माहौल में उसे प्रसिद्धि की बजाय व्यंग्य बाणों का सामना करना पड़ा। इससे उत्तेजित होकर वह गांव के पट्टों को पटक पटक कर मारने लगा। आखिरकार परेशान होकर पिता वेंकना ने उसे फिर अपने भाई के पास विजयनगर छोड़ दिया। चाचा ने भतीजे की कुश्ती में विशेष रुचि को देखते हुए उसे मद्रास भेज दिया, जहाँ पूरे 1 साल रहकर पहलवानी का गहन प्रशिक्षण प्राप्त करके विजयनगर वापस लौट आया। नारायण स्वामी ने उसे एक विद्यालय में शारीरिक प्रशिक्षक फिजिकल इंस्ट्रक्टर की नौकरी दिला दी। विजयनगर में नौकरी के अतिरिक्त राममूर्ति ने शारीरिक बल के खुले प्रदर्शन शुरू किए, जिसमें जनता की अपार भीड़ जुटा करती थी। एक बार लॉर्ड मिंटो विजयनगर आए। राममूर्ति को एक खेल सूझा। उसने उनकी लंबी चौड़ी मोटर कार का पीछे का हुड कसकर पकड़ लिया और उनके ड्राइवर को कार स्टार्ट करने को कहा। लॉर्ड मिंटो के आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब कार 1 इंच भी आगे न बढ़ सकी। इससे राममूर्ति की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। अब उसके मन में एक विचार आया कि क्यों न शारीरिक बल के प्रदर्शन से जनता का मनोरंजन किया जाए और पैसा भी कमाया जाए। उसके एक मित्र पोट्टी पुंथुलू ने इस विचार को क्रियान्वित करने में पूरा सहयोग दिया। दोनों की मेहनत रंग लाई और प्रोफेसर राममूर्ति की सर्कस कंपनी ने अपने शो के कई कीर्तिमान स्थापित किए। बी चंद्रैया नायडू के परामर्श से उन्होंने सर्कस की कला का उपयोग देशभक्ति का ज्वार जगाने में भी किया। यहाँ एक और वे शारीरिक बल के अद्भुत सामर्थ्य और प्रदर्शन से जनता का ध्यान आकर्षित करते, वहीं दूसरी ओर नौजवानों को दंड बैठक की आसान विधि बताकर शारीरिक बल बढ़ाने की सीख भी देते, ताकि समय आने पर शत्रु को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। इस प्रकार उनकी सर्कस कंपनी ने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया, स्थान स्थान पर युवाओं को देशभक्ति का पाठ पढ़ाया। इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में महामना मदन मोहन मालवीय ने उन्हें अपने शारीरिक बल का प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित किया। इलाहाबाद में जो आश्चर्यजनक प्रदर्शन उन्होंने किए, उससे उनकी ख्याति देश की सीमाओं के पार विदेश जा पहुंची। मालवीय जी ने उन्हें इसके लिए प्रेरित किया और साधन भी उपलब्ध करवाए। सबसे पहले उन्होंने लंदन जाकर बकिंघम पैलेस में किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी के समक्ष प्रदर्शन किया। उनका आश्चर्यजनक प्रदर्शन देख ब्रिटेन के राजा और रानी इतने अभिभूत हुए कि उन्हें इंडियन हरकुलिस और इंडियन सेंडोस जैसे विशेषण प्रदान किए। जब उन्होंने जॉर्ज पंचम के सामने अंग्रेजी में इन दोनों विश्लेषणों के साथ साथ भारतीय मल्ल विद्या के पौराणिक प्रतीक भीम का तुलनात्मक विवरण पेश किया
तो किंग जॉर्ज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने खड़े होकर माफ़ी मांगी। इतना ही नहीं, ब्रिटिश सम्राट ने सरकारी आदेश पारित कर दिया कि प्रोफेसर राममूर्ति के लिए कलयुगी भीम की उपाधि का सार्वजनिक ऐलान किया जाए। इंग्लैंड में पूरे राजकीय सम्मान के साथ उन्हें यह उपाधि दी गई। इसके पश्चात उन्हें कई देशों से बुलावा आया जहां वे खुशी खुशी गई। फ्रांस, जर्मनी, जापान में भारतीय शक्ति का लोहा मनवाकर प्रोफेसर साहब स्पेन गए। स्पेन की बुल फाइट देखने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था। बुल फाइट देखकर वे एकाएक क्रोधित हो गए। उन्होंने माइक से घोषणा की कि एक बेजुबान बैल को भालों से छेद कर मार डालने में कौन सी बहादुरी है। यदि आप में से किसी स्पेनवासी में साहस और शक्ति है तो निहत्थे रिंग में उतरकर उसे परास्त करके दिखाए। यदि आप में से कोई यह नहीं कर सकता तो मैं यह कौतुक दिखाने को प्रस्तुत हूँ। उन्होंने केवल डींग ही नहीं मारी बल्कि जो कहा वो करके भी दिखाया। लोगों की आंखें फटी रह गई जब राममूर्ति अपना काला चोगा पहनकर निहत्थे रिंग में उतरे और एक खूंखार सांड के सींग पकड़कर अपनी बलिष्ठ भुजाओं से उस पर काबू कर लिया और मैदान से बाहर भगाकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। ऐसे बलवान व्यक्ति थे प्रोफेसर राममूर्ति पहलवान, पूर्णतः शाकाहारी। एक बार तो आपको इंग्लैंड में जहर तक दे दिया गया, जो आपने 10,000 दंड लगाकर इतना पसीना निकाला कि जहर ही निष्प्रभावी हो गया। भारतवर्ष के इस अभिनवी कलयुगी भीम प्रोफेसर राममूर्ति की एक विशालकाय मूर्ति विशाखापट्टनम के बीच रोड पर स्थापित है। दूसरी कांस्य प्रतिमा उनके पैतृक जिले श्रीकाकुलम में लगी हुई है। वास्तव में ध्यान दीजिए पिछली 2 घटनाओं पर कि जब वह उनको जहर दिया गया तो उन्होंने क्या किया, 10,000 दंड बैठक लगाई और इतना पसीना बहाया कि पूरा जहर शरीर का पसीना बनकर निकल गया। दूसरा जो आश्चर्यजनक बात है कि स्पेन में एक सांड के साथ लड़ना और खुली चुनौती देकर लड़ना, अपने आप में भारत में शारीरिक बल के अद्भुत लोग हुए हैं। और वर्तमान परिस्थिति में हमारे देश में युवाओं के, हमारे देश के लोगों के शारीरिक सामर्थ्य को देखकर, बल को देखकर, उनके शाकाहार के प्रति नज़रिए को देखकर, वो जब शारीरिक बल के लिए शाकाहार ना करने का कहते हैं कि शाकाहार से तो शारीरिक बल आ ही नहीं सकता, ऐसे लोगों को एक बार पहलवान प्रोफेसर राममूर्ति के बारे में पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए। वास्तव में हमें इनके बारे में जानना चाहिए और अपने लोगों को बताना चाहिए ताकि हमें एहसास हो सके कि शाकाहार से भारत ने कितने कारनामे किए हैं, साथ ही साथ भारत के देशी तरीके अपने आप में कितने कारगर हैं और इससे कार्य किया भी गया है। भारतवासियों का शारीरिक सामर्थ्य, शारीरिक बल अपने आप में अद्भुत रहा है और इसी बात को आप भी अपने लोगों को बताइए, उनके साथ साझा कीजिए। इसी तरह के और प्रेरक प्रसंगों के लिए, प्रेरक कहानियों के लिए, वैदिक विचारों के लिए, वैदिक भजनों के लिए, वैदिक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी आपको हमारा नया वीडियो डले नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। धन्यवाद।